पुलिस का इससे घिनौना चेहरा क्या हो सकता है? आप सोचिए, बात कर रहा हूं 9 पुलिस वालों को जो मौत की सजा मिली है। ऐसे ही कोर्ट ने मौत की सजा नहीं सुनाई। पुलिस वालों ने जिस तरह से, एक तरह से वो दानव बन गए थे, और उन्होंने जो दोनों थे पिता और पुत्र, इतनी बेरहमी से उनको पीटा था। आप सोचिए, उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा था। यह कहा जा रहा है कि 6 से 7 लुंगियां बदली गई थी जो पीड़ित थे उनकी, और उसके बाद वो उनको अस्पताल लेकर गए पुलिस वाले। लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ हुआ। क्यों पुलिस वाले इतने आग बबूला हो गए कि एक दो लोगों को, क्या लॉकडाउन की सिर्फ बात थी कि इस बात पर दुकान खोली हुई थी और इस बात पर मारना शुरू कर दिया, या कोई और बात थी जिसकी वजह से इन जालिम पुलिस वालों ने, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो जालिम पुलिस वाले हैं, इन्होंने इतनी बेरहमी से पीटा? आप सोचिए प्रवेश, वो कौन सी बात थी जो बात एकदम कचोट रही थी? मैं तो आज पढ़ रहा था, मैं चौंक गया बात करके कि कोई ऐसा भी कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरा प्लान मर्डर है। ऐसा नहीं है कि किसी केस में आ गए कस्टडी में लेके। पुलिस ने एक तरह से किडनैप करके प्लान मर्डर किया है। अभी ये केस आप पहली बार सुनने जा रहे क्राइम तक पर, और डिटेल में कि वजह क्या थी, उस रात हुआ क्या था। तो देखिए, शुरुआत होती है 18 जून 2020 और रात का समय 8:30 बजे। अब ऐसे 18 जून, शुरुआत 18 जून से होती है। अब बीज बोया गया इसी समय, मतलब यहीं से शुरुआत होती है इस पूरे लफड़े की। अब संतकुलम में एक जगह है जिसका नाम है मिरिच अम्मा मंदिर। उस मंदिर के पास कामराज स्टैच्यू है और बस स्टैंड के पास ही जयराज का मोबाइल का दुकान है। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जयराज का ये मोबाइल का दुकान है। शाम को करीब 8:30 बजे कुछ लोग, 2-3 मजदूर जो है अपना पेमेंट लेते आते हैं और वहां जयराज से खड़े होकर बात करते हैं। जो पिता हैं जयराज, उनसे खड़े होकर बात करते, सैलरी लेने आए थे। ऐसे में वहां सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण और कांस्टेबल मुथुराज बाइक से गुजरते हैं और वो बोलते हैं, तुम सबको ठीक कर दूंगा, ये जो भीड़ लगा के खड़े हो ना, एक एक को अच्छे से मारूंगा, अच्छे से कूटूंगा। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब वो जैसे ही वहां से चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं 5 मिनट बाद फिर लौटूंगा, अगर ये भीड़ दिखी तो तुम लोग को मार मार के कुत्ता बना दूंगा, ये कहते हैं। अब ये कहने के बाद पुलिस वाले जो है वो वहां से निकल जाते हैं। यहां तक कि जो पीछे वाला दूसरा पुलिस वाला वो बोलता है कि तुम लोग की चमड़ी उधेड़ दूंगा, और निकल जाते हैं। अब जयराज ये सब चीजें सुनते हैं पुलिस वाले के मुंह से, कहते हैं कि कैसे पुलिस वाले, इनको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, इन लोग को पता नहीं लोगों से कैसे बातचीत किया जाता है, ऐसे पुलिस वालों को तो पीटना चाहिए सड़क पर खड़ा कर कर। जयराज जब ये बात बोल रहे थे अपने दोस्तों से, पीछे एक सिविल ड्रेस में एक हेड कांस्टेबल खड़ा था। उस दिन वो छुट्टी पर था और उसका नाम है गुंडास बालू। गुंडास बालू हेड कांस्टेबल बालक सुब्रमण्यम, और एरिया में उसे गुंडास बालू नाम से जाना जाता था। वो चुपचाप वहां खड़ा था और उसने पूरी बात सुन ली। जब जयराज वगैरह गए तो जो सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण है, इसी ने, गुंडास बालू ने फ़ोन कर कर अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर, बाकी जो दूसरे सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल मुथुराज, इनको फ़ोन करके बताया कि भाई तुम लोग तो चले गए और तुम्हें ये आदमी जो है गाली दे रहा था। अब यहाँ से इन लोग का दिमाग समझ सकता है, अच्छा पुलिस वाले को गाली दिया, इतनी हिम्मत हो गई एरिया में। अब इन्हें बताते हैं। अब ये प्लान करते हैं यहाँ से इन्हें किडनैप करने का और एक झूठे मामले में उठाने का। अब 19 जून 2022 की सुबह ये प्लान बनाते हैं। सुबह जो गुंडास बालू है दूध लेने निकलता है, जयराज की दुकान के पास से, बेनकिस की दुकान के पास से आगे जाता है और पूछता है कि कल पुलिस वाले के बारे में बुरा भला कौन बोल रहा था। ये वो कांस्टेबल जो है पूछता है, नाम और पता बताओ। तो कोई बताता नहीं है, शुरुआत में कोई भी नाम नहीं लेता है, लेकिन वहां तब तक हेड कांस्टेबल बालकृष्ण पहुंच जाता है और गाली देने लगता है। कौन था वो पुलिस वाले को कल बदतमीजी कर रहा था दुकान के पास, बाहर निकलिए वो। तब तक जयराज आता है, बोलता है सर हम लोग तो खड़े थे। अब ये शाम को 7:15 बजे का समय, ये सीसीटीवी देखिए, शाम को 7:15 बजे का समय। अब वो आता है वापस से और गाली देता है, बोलता है कौन था। तो जयराज खुद सामने आते हैं, बोलते हैं सर हम लोग थे, लेकिन हमने पुलिस के बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोला, हमने पुलिस को कोई गाली नहीं दिया। अब 7:15 बजे सबको पता चल जाता है कि वो जयराज ही था जो पुलिस वालों के बारे में बोल रहा था। अब ऐसे में जो इंस्पेक्टर श्रीधर था वो आगे बैठा था और वो आया, बोला चल गाड़ी में बैठ, और 7:15 बजे इनको सुमो जीप में दोनों सिर्फ बाप को, पिता को, जयराज को गाड़ी में बिठा लेते और अपने साथ ले जाते। उस गाड़ी में सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण, कांस्टेबल मुथुराज और 5-6 दूसरे कांस्टेबल थे। वो मास चेकिंग के दौरान ही ये मुहिम पे काम कर रहे थे कि मास चेकिंग किसी ने किया। यानी स्पेशली ये कहा जाए प्रवेश, ये लोग आए अगले दिन, इसका मतलब प्लान था कि आपने उसकी पिटाई करनी थी, आपने सोच लिया था कि उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सबक सिखाएंगे। एक पुलिस वाले के बारे में एक शख्स ने इतना बोल दिया, और आप सोचिए अगले दिन प्लान्ड वे में जिप्सी में कई सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ प्रवेश? अब देखिए, अब उसको गाड़ी में बिठाते, बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब बोल के दिखा।
अब बोल के दिखाना पुलिस वाले को पीटना है, बोल। अब ये बोला कि जयराज ने बोला सर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो हेड कांस्टेबल बालकृष्ण और मथुरा से उन लोग बोले कि पुलिस से बदतमीजी कही ना, पुलिस के पीठ पीछे बोला ना, अब तुझे दिखाते पुलिस की ताकत। और 7:30 बजे उसे पकड़कर अपने लॉकअप में बंद कर दिया और जीप जहाँ गई उसको लेकर गए कांस्टेबल, जहाँ लॉकअप में लेकर गए वहाँ रात भर पीटा। जैसे ही बेटे को पता चला बेटा तुरंत भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहाँ थाने में तब तक पिता को बहुत बेरहमी से पीट चुके थे और कई लोग पीट रहे थे, जिसमें कम से कम 6 डंडे थे वो टूट गए और एक रॉड था उससे भी मारा गया। अब ऐसे में चिराग जी मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तो खून तो निकलेगा, बार बार खून साफ करवाया जा रहा था। और पता है उसकी 6 लुंगी बदली गई, गुदा द्वार से, प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा, तो भी इनको ज़रा भी चैन नहीं आया कि थोड़ी इंसानियत दिखा दे यार, इतना किसी को पीटा है, लेकिन वो इंसानियत नहीं दिखाई। अब बेटा आया तो इन्होंने बेटे पर भी गुस्सा निकाला, बोला अच्छा तू भी था ना तेरे बाप के साथ, बहुत तुम लोग को अकड़ आ गई है। बेटे को भी पीटा। अब बेटे को पीटने के बाद अब इन्हें लगा इनकी तो हालत खराब हो गई है, क्योंकि आप पुलिस कस्टडी में ज़्यादा देर नहीं रख सकते ना, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ से खेल चेंज हो जाता, अब यहाँ से ये हॉस्पिटल लेके जाते, हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल आप सोचिए अगले दिन यानी कि 19 तारीख को जब ये झगड़ा हुआ, 20 तारीख को सुबह हॉस्पिटल लेकर गए, कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल। आप सोचिए सांताकुलम में ये सब कुछ हुआ पुलिस स्टेशन में, और वहां से 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो इतनी दूर किसी को लेकर जाएगा, पीड़ित को, जिस पे जो खून से लथपथ है, जिसकी बॉडी पार्ट्स पर कई निशान हैं, उसके बॉडी सूज गई है, वो बोल नहीं पा रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, उसको आप 100 किलोमीटर दूर लेकर जाएंगे। अब सोचिए, इससे उनकी इंटेंशन का पता चल रहा था कि वो साफ साफ ये चाह रहे थे, यानी प्लान्ड मर्डर था। डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। आप सोचिए, सेटिंग देखिए पुलिस वालों की, डॉक्टर को धमकाया कि भाई फिटनेस सर्टिफिकेट दे, भले ही खून बह रहा था लेकिन तब भी फिटनेस सर्टिफिकेट। ऐसा होता है क्या? आगे सुनिए। मजिस्ट्रेट के सामने बिना बोल पाए रिमांड हो गया। आप सोचिए, पुलिस के डर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, रिमांड में मिल गया, कुछ बोले नहीं डर हाँ। अब सोचिए, कोविलपट्टी जेल में रखा गया, यानी लॉकअप में रखा गया वहां पर। और 22 जून को आप सोचिए, इस मामले में इंटरनल ब्लीडिंग लगातार हो रही थी दोनों की, यानी कि बाप के भी और बेटे के भी। बेनिक्स की 22 जून को मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वाले अचानक घबरा जाते हैं, क्या हो गया, क्योंकि उनका मकसद पीटना था, उनका मकसद अपनी सो कॉल्ड ईगो को शांत करना था, और उसके बाद इतनी बेरहमी से पीटा, कई बार लुंगियां उसकी बदली। आप सोचिए, मारे जा रहे हैं, अस्पताल 100 किलोमीटर दूर लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद 22 जून को मौत हो रही है उसकी। 23 जून को फेफड़ों में छेद मिला, फेफड़ों के अंदर दोस्तों छेद था, किसके? जयराज के। आप सोचिए कितनी बेरहमी से मारा होगा, कई सारे डंडों से उसको पीटा, कई सारे पुलिस वालों ने। आगे सुनिए, 17 चोटें, ये कोई कम चोटें नहीं होती, ये पुलिस वाले थे या दानव थे। और ठीक इसी वजह से, ये जो सारे हम फैक्ट्स बता रहे हैं दोस्तों, इसी वजह से ये सजा, इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। आप एक बार पीटेंगे, 2 बार मारेंगे, आप लगातार मारते जा रहे हैं, मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, आप अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, आप अपने आप को यह समझ रहे हैं कि कोई ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, कोई ये जंगल राज चल रहा है कहीं। आप सोचिए, इसके बाद बेनिक्स जो उनका बेटा था, 13 चोटें उसके थी, और जब डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला जी खून की कमी थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। मारपीट, पुलिस की मारपीट, यानी जो वजह सामने आई वो कोविड नहीं थी, और पुलिस ने क्या तमाशा किया, ये कहा कि जी इनको कोविड था, तब भी झूठ, रिपोर्ट भी झूठी बनवा दी, वहाँ थाने हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी धमकाया, और वहाँ भी मेडिकल सर्टिफिकेट दिला दिया। क्योंकि इस तरह के जब केसेस होते हैं दोस्तों, पुलिस किसी आरोपी को पेश करती है, डॉक्टर पूछता है ये कैसे पिटाई हुई, जरा बताइए, वहाँ भी झूठ बोल दिया, वहाँ भी डॉक्टरों से सेटिंग थी। अब आप सोचिए, थाने की दीवारों पर खून था, कितनी शर्म की बात है। टॉयलेट में खून था, क्योंकि वो टॉयलेट लेकर गए, वो बेचारा टॉयलेट नहीं कर पा रहा था। लॉकअप में खून था, हर जगह लाठियां जो है वो टूटी पड़ी थी, कई लाठियां। इसके अलावा आप सोचिए, इसके अलावा जहां उनको बिठाया गया था, ब्लैंकेट पर खून था, प्राइवेट गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया। सबसे बड़ी बात आप देखिए पुलिस की, पुलिस ने जानबूझकर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिर आगे पकड़े जा सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी में ले गए, उसमें भी सबूत मिटाने की कोशिश की, उस गाड़ी को धुलवाया। तो ये तो हुआ इस केस में। तो फिर
ऐसे केस को क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं मानेगी कोर्ट? ये सारे फैक्ट्स से आप सोचिए, इतनी बेरहमी से पीटा। ये इंटरनल कहानी और बताइए आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद अब ऐसा नहीं था कि सरकार उस टाइम पे सरकार जो है पुलिस उस टाइम पे तो सरकार ने पुलिस को खुला छूट दे रखा था, कोई आवाज़ नहीं बन रहा था, लेकिन बहन हार नहीं मानी। बहन ने, बेटी ने जो है सामने आकर मीडिया में अपनी बात रखी। अब ये पूरी बात सरकार को यहाँ सुमोटो लेना चाहिए था, सरकार को यहाँ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन किसने लिया? हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया। हाईकोर्ट ने देखा कि यार इतनी ब्रुटैलिटी हो रही है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का साफ साफ दिख रहा है कि कैसे पुलिस। आपको क्या कह रहे थे? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मारने की, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इतनी बेरहमी से मारा, खून दीवारों पर था, फर्श पर था, टॉयलेट में था, लाठियों पर छप गया था, कपड़े सने हुए थे, यानी जहां देखो वहां वो जगह लाल नजर आ रही थी। ये इनको राक्षसी कहा जा सकता है मुझे। और देखिए बिना खाए पिए रखा गया। और उसके बाद जब सुमोटो लिया कोर्ट ने बोला कि इनके बारे में रिपोर्ट दो, सब कुछ दो, और कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी के बारे में कहा कि सीबीआई इंक्वायरी हो, इस मामले में जांच हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सच पता चलेगा। जब सीबीआई ने इंक्वायरी की तो सीबीआई ने पूरे तथ्य रखे, बोली यहाँ तो एक प्लान मर्डर है, ऐसा नहीं कि कस्टडी में पूछताछ करे, मारपीट हो गई, उसमें मर गए। प्लान मर्डर था, उठाया गया, किडनैप किया गया, पुलिस कस्टडी में रखा गया, पीटा गया, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। और उसको दिखाया गया कि नॉर्मल है, हार्ट अटैक से मर गए, एक का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, और सच बताने को कोई रेडी नहीं, हर किसी को मैनेज कर रखा था। इतना झूठ बोला कि ये तक बोल दिया कि कोविड हो गया। आप सोचिए कि और कुछ नहीं मिला तो ये बोल दिया प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल लेकर जा रहे हैं, अस्पताल में नकली मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो रही है, वहाँ भी झूठ बोले जा रहे हैं। सारे थाने को इन्होंने धुलवाया उस समय, क्योंकि ये चाह रहे थे कोई सबूत ना मिले। वो तो टाइमली मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई के संज्ञान में लाई चीज़ें। ये कहा कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दो, वरना तो पुलिस तो इस केस को दबाई जाती अगर लोकल पुलिस का बस चलता तो। मुझे लगता है ये अब तक का सबसे पहला ऐसा केस होगा जिसमें 9 पुलिस वालों को फांसी होगी। अब हर कोई जानना चाहता है कि चिराग जी आगे इनके पास क्या है, अब ये पुलिस वालों के पास बचने के लिए क्या है, क्या फांसी मिलेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, ऑप्शन तो बहुत होते हैं। निर्भया केस में भी हमने देखा किस तरह से बैटल लड़नी पड़ी। जब कोई आदमी इस तरह का केस लड़ता है ना, वो ये सोच लेता है कि वक्त तो लगेगा, लेकिन जीत अगर सच हुआ तो जीत मेरी होगी। बड़े बड़े केसेस मैंने प्रवेश ध्वस्त होते देखे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मुझे याद है जेसिका लाल केस में, शर्म की बात है, राम जेठमलानी पेश हो गए थे और आरोपियों का पक्ष रखने के लिए पेश हो गए थे। कोर्ट ने कहा आप जाइए, इतने बुढ़ापे में आके क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप तो बहुत बड़े लॉयर हैं। यानी कोर्ट में अब आने वाले दिनों में झूठ का सहारा तो ये लोग लेंगे, और इस तरह से अपना डिफेंस लेने के लिए। उनकी बहन ने भी कुछ कहा है, उनकी बहन ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद, हालांकि न्याय 6 साल बाद मिला, क्या कहना है उनका? साफ साफ कहना है कि न्याय मिला है, वो अंतिम समय तक लड़ेगी। लड़ाई अभी बाकी है, सिर्फ यहीं तक लड़ाई नहीं। उनको पता है ये केस अभी ऊपरी अदालत जाएगा, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ से राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कोई आदमी इतनी बुरी तरह से पीट रहा था, दीवारें चीख रही थी उस समय, क्योंकि लाल हो गई थी दीवारें, फर्श लाल हो गया था, टॉयलेट लाल हो गया था, कोई बचाने नहीं आया। ये पुलिस वाले एक नहीं, 2 नहीं, 9 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, वो ये सब हरकतें कर रहे थे। सवाल ये उठता है प्रवेश, बाकी पुलिस वाले क्या कर रहे थे? 9 को तो आरोपी बनाया गया, थाने में 9 पुलिस वाले तो नहीं होंगे, कई और पुलिस वाले भी होंगे, 50-60 पुलिस वाले होते हैं एक थाने में, तो कहाँ थे वो सारे? और उनकी गवाही भी हुई इस मामले में, कोर्ट में उनकी गवाही भी रखी गई जो दूसरे थे। और आप सोचिए, आप चौंक जाएंगे, उन्होंने भी कई ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने खुलकर ये बात बोली कि इनके प्लान की वजह से। और देखिए अब क्या हुआ कि अब इसमें जो है पॉलिटिकल फाइट भी शुरू हो गई। अब की जो सरकार है वो आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार जो थी उस समय पे उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे रखी थी, इसके वजह से पुलिस का हाथ इतना मजबूत हो गया था कि वो किसी को भी मार रहे थे। और ऐसा नहीं है कि पहला केस है, ऐसे अभी बहुत सारे केस निकल कर आ रहे हैं सामने कि और भी ऐसी मौतें हुई हैं। और मैं अभी पढ़ ही रहा था कि पुलिस कस्टडी में एक डाटा बताइए, ये जो एक डाटा प्रवेश आपको बताने जा रहा है, ये इतना चौंकाने वाला डाटा। बिल्कुल, पुलिस कस्टडी में जितने लोगों की मौत हुई आज तक, क्या जरा कन्विक्शन? एनसीआरबी का जो डाटा है उसके हिसाब से 2000 से ज़्यादा केस अब तक जो हैं पिछले 10 साल में जो हैं पुलिस कस्टोडियल डेथ में हुई है। तो पुलिस कस्टोडियल डेथ में क्या होता है चिराग जी? उसमें एफआईआर होनी ही है। अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाती है तो उसमें एफआईआर होनी है, और उस एफआईआर, उस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है एक पुलिस की एसआईटी बॉडी करेगी। अगर यानी पुलिस वाले करेंगे, कई बार सरकार कोर्ट मजिस्ट्रेट लेवल, कई बार मजिस्ट्रेट लेवल के करते हैं, कई बार एनएचआरसी करती
करती है, बहुत सारे करते हैं। बहुत सारे, मतलब सरकार चाहे तो सीबीआई को केस दे सकता है, सरकार सीआईडी को केस मिल सकता है, मतलब अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्हें दी जा सकती है। केस की क्राइटेरिया पर डिपेंड है कि केस कितना सीरियस है, क्या है। इन जालिमों को पहले नाम सुन लीजिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। शायद हो सकता है कई लोगों ने इस पर वीडियो बनाई हो, नाम नहीं बताए हो, हम नाम बताते हैं। इंस्पेक्टर एस श्रीधरन, ये था मुख्य आरोपी, यानी उस थाने का इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर था के बालकृष्णन, ये वो शख्स था जो बाइक पर आया था। सब इंस्पेक्टर रघु गणेश मारने में शामिल था। हेड कांस्टेबल मुरुगन, ये वही शख्स था जिसके सामने सब एपिसोड हुआ और ये भी वहां पर था। ए समादुराई, ये एक हेड कांस्टेबल है जो वहां पर था मारने में। मुत्था राजा, ये वही शख्स है जो वहां पहुंचा था, मुत्था राजा कांस्टेबल, आप सोचिए। चेल्लादुराई थॉमस, हॉस्पिटल में जब लेकर गया था वेलमुथु, यानी ये सारे वो लोग हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल थे। और देखिए इसको लेकर कानून साफ है कि कस्टोडियल आप पहली बार मार ही नहीं सकते, आप किसी को मार ही नहीं सकते पुलिस कस्टडी में। तो ये वो पुलिस वाले थे जिन्होंने जुल्म ढाया। आपको सबके नाम मैंने बता दिए और क्या क्या कर रहे थे ये भी बता दिया। अब इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। एआईएडीएमके उस समय आप सोचिए 2020 में डीएमके सत्ताधारी थी, डीएमके सत्ता में थी। एआईएडीएमके कई सारे इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन हुए। उस समय कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और डीएमके सरकार के सहयोग का श्रेय डीएमके सरकार से कहा था आप सहयोग दीजिए। मौत की सजा का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस केस में सख्त सजा जरूरी, ये कहना था कांग्रेस का। और अभी तक तमिलनाडु में जो कस्टोडियल डेथ है उसमें बताया जा रहा है कि 2021 से 24 से ज्यादा कस्टोडियल मौत हुई है। देखिए, और उसमें भी बहुत सारे नाम हैं चिराग जी, अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें नाम भी आया है कि कई सारे लोग हैं। और एक केस में अभी पढ़ रहा था, एक लड़का था 24 साल का, जिसको कस्टोडियल डेथ में पीट कर मार दिया गया था। वो केस भी चल रहा है, उसकी जांच भी चल रही है और आने वाले समय देखना होगा कि ऐसे बहुत सारे कस्टोडियल डेथ के मामले हैं। पुलिस का हरासमेंट तो है, कहीं ना कहीं है, और पुलिस के बहुत सारे हम ऐसे चेहरे डाटा बताया, वो तो बहुत चौंकाने वाला डाटा है कि कस्टोडियल डेथ केसेस में तो ऊपरी अदालत में जाके केस ध्वस्त होता है, उसमें मिनिमाइज हो जाती है पनिशमेंट कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उम्र कैद की तो सजा होती है। और देखिए आखिरी आप देखेंगे अब तक, अगर आज़ादी के बाद अब तक मैं डाटा निकाल रहा था तो 60 का रिकॉर्ड मुझे मिला है। 60 लोगों को फांसी हुई है, जिसमें अगर ये फांसी होगी तो ये 62, मतलब 61 फांसी थी। जो लास्ट वो किसकी थी चिराग जी पता है आपको? निर्भया केस की। निर्भया केस में आखिरी फांसी हुई थी 6 साल पहले। 6 साल से अभी तक देश में कोई फांसी नहीं हुई है। और अब अगर ये फांसी होती है, वो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, अभी वो हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील के लिए जाएंगे। जो आरोपी पक्ष है वो फैमिली जाएगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट तक जाएगा ये मामला। आपको उन जज का नाम बताता हूं जिस जज ने ये सजा सुनाई। ये फैसला आया 23 मार्च को। मदुरई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स है और वहां पर जज हैं जी मुथु कुमारन। ध्यान से सुनिएगा, जी मुथु कुमारन ये जज हैं जिन्होंने इन जालिम पुलिस वालों को मौत की, रेयरेस्ट केस माना था इसको, और सभी को मौत की, डेथ पेनल्टी की सजा दी। 1,40,00,000 रुपए का मुआवजा परिवार को देने की भी बात कही, जो सारे पुलिस वाले भरेंगे। ऐसे में गलती क्या कर देते पता है आपको? मतलब लोग पुलिस कस्टडी में जाते हैं, पुलिस से तो उनको अपना राइट्स नहीं पता है, वहाँ कहाँ चूक जाते हैं। आपको पता है अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, आपको लेकर जा रही है, तो 24 घंटे के अंदर भीतर आपको कोर्ट के सामने समक्ष पेश करना है। लेकिन सवाल ये उठता है ना प्रवेश, जब पुलिस वाले गुंडे बन जाए और मारे तो उनको राइट्स बताना है ना। राइट्स तो बाद में पता लगेगा ना। जब पहले वो पिट गए, इस केस में क्या हुआ, वो बेचारे किसी से पिट गए। संपर्क ही नहीं कर पाए हैं। नहीं, पिट गए, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के सामने डर के नहीं बोले। अगर वो जज के सामने बोल देते, आज अगर वो बाप बेटे जो दोनों जन हैं, अगर वो जज के सामने बोलते कि सर हमें कस्टडी में बहुत पीटा गया, आप मेरा मेडिकल चेक करवाओ, हमें बहुत मारा गया, हमें बहुत ब्लीडिंग है, शरीर पर निशान है, तो शायद वहाँ कुछ और होता। और तुरंत जो जज हैं वो इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते, क्योंकि कस्टडी में किसी को भी मारने का हक ही नहीं है। कस्टडी में क्या, ऐसे भी किसी को मारने का किसी को हक ही नहीं है। और इसी मामले में हमेशा आपको याद रखना है, आपका मेडिकल करवाया जाएगा, आपको कस्टडी में लेंगे जब भी पुलिस मतलब उनके प्राइवेट पार्ट में वो जो रॉड, वो जो लाठी रखी गई थी उसका इस्तेमाल किया गया था। सोचिए ये पुलिस वाले कर रहे थे और इसी वजह से हैवी इंटरनल ब्लीडिंग उनको हो गई थी। जयराम के फेफड़े, वो उसमें छेद मिला था। आप सोचिए कितनी बेरहमी से मारा था। क्या बोला जाए इस केस के बारे में? और बहुत और ऐसे कई केसेस हैं चिराग जी, और मुझे लगता है धीरे धीरे जिस तरह से मेरी एक बात है, एक मेरा कहना है कि इस मामले में कोई भी कोर्ट इन पर मर्सी नहीं इनको बरतनी चाहिए। यही सब केसेस बनेंगे ना चिराग जी, कि अगर आगे जाके एक सिंबॉलिक वो होगा कि
अगली बार कोई भी पुलिस वाला इस तरह की करतूत करने की सोचता भी है तो उसकी रूह आप जानी चाहिए कि कोर्ट उसे छोड़ेगी नहीं, और जनता नहीं छोड़ेगी, मीडिया नहीं छोड़ेगी, हर कोई उस मुद्दे को उठाया जाएगा। इन्हें तो लगा था कि पुलिस तो पूरा हमारा डिपार्टमेंट है, हम बच जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने सुमोटो ली और सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई ने भी बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कम टाइम में, 7 साल का लंबा समय लेगा क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग अपनी होती है। कोर्ट तो मान सकता हूँ कि परिवार में दोनों वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा तो रिलीफ परिवार को ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आर्थिक फाइन हुआ है, दूसरा इस मामले में पुलिस वालों को मौत की सज़ा हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय, सभी जगह से सज़ा सेम रहनी चाहिए और जल्द से जल्द इस केस का निपटारा होना चाहिए ताकि एक नज़ीर बने। 1-2 सालों के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। और आप भी बताइएगा, आपके घर में किसी के साथ पुलिस ने कोई गलत व्यवहार किया हो, कभी आपका भी पाला पड़ गया हो पुलिस से और पुलिस ने आपके साथ बदतमीजी की हो। हम आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप कमेंट्स कीजिए, बताइए। अगले कमेंट्स में और अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और बताऊंगा कि पुलिस किस तरह की बदतमीजी करती है, पुलिस किस तरह का एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ। ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, हर कमेंट्स को हम अगली वीडियो में रीड करेंगे। जो हमें लगेगा कि कमेंट सही है, उन कमेंट्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।